सबको लगता है कि नेपाल में मुसलमानों को बैन कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर भाई साहब क्यों? आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं मुसलमानों को लेकर? पूरी सच्चाई क्या है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि नेपाल में मुसलमानों को बैन कर दिया गया है और हिंदुओं को फ्री एंट्री जो है दिया जा रहा है? आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बालेन शाह कौन है। इतना तो शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि बालेन शाह लगभग जो है 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, उनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करें तो उनका जो जन्म था वह नेपाल में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत में आकर पढ़ाई किया था, वह भी भारत के विश्वेश्वरैया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उन्होंने नागपुर से जो है IIT किया था और यहाँ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके नेपाल में पुनः जाकर उन्होंने एक रैपिंग मतलब सिंगिंग का करियर जो है ऑप्शन के रूप में चूज किया था। उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इसके अलावा उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो 2022 में उन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और उन्हें जो है काठमांडू से मेयर का चुनाव वह जो है जीत कर सामने जो है जनता के सामने प्रस्तुत हुए थे और यहीं से उनकी जो प्रसिद्धि नेपाल में सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही थी। आगे हम बात करेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है। आइए लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि नेपाल में बालेन शाह ने ऐसा कौन कौन सा अच्छा काम किया है जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की जा रही है। दोस्तों शायद अभी तक आपको शायद पता हो गया होगा कि नेपाल में जो छात्र राजनीति हो रही थी, मतलब स्कूलों में जिस प्रकार से राजनीति की जा रही थी, चाहे वह विश्वविद्यालय हो या फिर एक आम स्कूल हो, उसमें जो है बालेन शाह ने उसको पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया था, उस पर जो है रोक लगा दिया है हाल फिलहाल में। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कार्य शिक्षा के क्षेत्र में यह माना जा रहा है कि जो छोटे बच्चे थे जो लगभग कक्षा 5 तक पढ़ाई कर रहे थे, तो उनके लिए एग्जाम जो है पूरी तरीके से बैन कर दिया है बालेन शाह ने। मतलब जो बच्चे कक्षा 5वीं तक पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अब जो है परीक्षा देना अनिवार्य नहीं होगा और उसे जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया है बालेन सरकार ने। इसकी मेन वजह सबसे यह बताई जा रही है कि ताकि उनके ऊपर मानसिक तनाव ना बढ़े और उनका जो नंबर देने का स्टाइल है उनकी योग्यता के आधार पर, टैलेंट के आधार पर, छोटे बच्चों में क्या टैलेंट है उसी के आधार पर नंबर दिया जाएगा, ऐसा बालेन सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा काम यह बताया जा रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट थे या फिर स्कूल थे जिनका जो नाम था ऑक्सफोर्ड के नाम पे रहता था, जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत में कई ऐसे स्कूल हैं जैसे कि सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, इसके अलावा सेंट चर्च करके ऐसे कई सारे स्कूल सामने निकल कर आते हैं, तो उन पर जो है बालेन शाह ने उस पर रोक लगा दिया है कि यह जो है नाम जो है विदेशी नाम जो है स्कूलों का या फिर कॉलेजों का नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा काम जो है शिक्षा के क्षेत्र में यह किया गया है कि बच्चों के लिए पढ़ाई जो है अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, मतलब ये वैसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि ताकि उनको कुछ स्किल ना सीखने को मिल पाए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि जो है छोटे बच्चे ही स्किल के रूप में सबसे ज्यादा तेजी से आगे भविष्य में नेपाल का जो है राजनीतिक सत्ता संभाल सके। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बालेन शाह ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया है। जैसा कि शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि लगभग गरीबों के लिए मुफ्त उपचार मतलब एकदम फ्री इलाज की सुविधा अस्पतालों में कर दी गई है और जितने भी बेड सीट होते हैं उसमें जो बेड सीट होता है लगभग 10% गरीबों के लिए जो है रिजर्व रखा गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में नेपाल के जाता है तो वहां पर अगर जो 10% सीटें हैं वह जो है गरीबों के लिए रिजर्व रखी गई है ताकि उनका इलाज जो है आसानी से किया जा सके। इसके अलावा जो सबसे कठोर कदम जो है उठाया गया था बालेन शाह के द्वारा, लगभग 68 अस्पतालों पर जो है कार्रवाई की गई थी क्योंकि वह जो है नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, नियमों के खिलाफ नहीं चल रहे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से उन पर जो है नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उस पर सख्त कार्रवाई की आदेश जो है बालेन सरकार के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी कि हेल्थ के सेक्टर में सबसे बड़ा आधुनिकीकरण जो है, क्रांतिकारी बदलाव जो है उन्होंने लाया था कि 80 लगभग 90 मिलियन रुपए जो है बजट के रूप में जो है उन्होंने आवंटित किया था, मतलब सरकार से मांगा था ताकि उस पर जो है काम किया जा सके। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों को क्या सच में बैन किया गया है, इसको लेकर जो है नेपाल में बालेन शाह का नजरिया क्या रहा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर किस प्रकार से कदम बालेन सरकार के द्वारा उठाया गया है, यानी कि बालेन शाह के द्वारा उठाया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर यह आ रही है कि भ्रष्टाचार के क्षेत्र में
जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लगभग 7 प्रधानमंत्री थे, तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई बालन सरकार के द्वारा किया गया है। ऐसा आदेश जो है जारी किया गया है कि चाहे वह पुष्पकमल दहल प्रचंड रहे हो या फिर माधव कुमार नेपाल रहे हो, ऐसे कई नेता हैं जो यहाँ पर केपी शर्मा ओली है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई के आदेश, जांच के आदेश जो है बालन सरकार ने दिया गया है। मतलब ताकि भ्रष्टाचार के मामले में इन सभी आरोपियों को आगे क्या सजा हो, इस पर जो है कार्रवाई हो सके। क्या यह सच में जो है नेपाल में रहकर भ्रष्टाचार कर रहे थे? क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में पिछले कुछ सालों से प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि वहां पर राजनीतिक सत्ता जो है कायम नहीं हो पा रही थी, इसीलिए बड़े पैमाने पर जो है विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखा जा सकता था सरकार के खिलाफ। इसके अलावा 2 ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनके ऊपर जो है नेपाल सरकार अर्थात बालेन्द्र शाह ने जो है बड़े पैमाने पर उनके ऊपर जांच का आदेश दिया है, चाहे वह विद्या देवी भंडारी रही हो या फिर जो है केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री के रूप में रहे हो, तो इनके ऊपर भी जांच के आदेश दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार पर जो है नकेल पूरी तरीके से कसा जा सके। उस पर जो है चाहे वह वीआईपी से संबंधित जो है कल्चर रहा हो, तो वीआईपी की सुविधा जो मिलती थी नेपाल में, उसको भी पूरी तरीके से बालेन्द्र शाह ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर यह आ रही है कि जिस प्रकार से नेपाल सरकार अर्थात बालेन्द्र शाह के द्वारा कई सारे अच्छे काम किए गए हैं, तो कई काम ऐसे भी हैं जो भारत के खिलाफ देखा जा सकता है। उनका रवैया यह रहा है कि उन्होंने एक मैप के जरिए खुद अपनी फोटो खिंचवाकर नेपाल को एक ग्रेटर नेपाल के रूप में दिखाया था और उसमें भारत के उत्तराखंड के कुछ राज्यों को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो या फिर बिहार हो, तो इसके भी कई क्षेत्रों को जो नेपाल के ग्रेटर नेपाल के रूप में एक नए मैप के रूप में दिखाया गया था, जो भारत सरकार के खिलाफ विरोध को दर्शाता है कि नेपाल की जो सरकार वर्तमान में है, नई सरकार बालेन्द्र शाह वाली, वह किस प्रकार से भारत के विरोध में देखी जा रही है। इसके अलावा भारत को लेकर बालेन्द्र शाह के द्वारा सबसे कठोर कदम यह उठाया गया था कि जितने भी फिल्म थे उस पर जो है उन्होंने बैन कर दिया था कि ताकि नेपाल में कोई भी हिंदी फिल्म जो है रिलीज ना हो पाए। और इसी की वजह से जब आदिपुरुष पर विवाद छिड़ा था, तो उस पर भी जो है बालेन्द्र शाह ने खुलकर विरोध किया था कि इसको बैन किया जाए। हालांकि नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको जो है आदेश दे दिया गया था कि जितने भी हिंदी फिल्में हैं उसको नेपाल में चलने दिया जाए, और जिसकी वजह से बालेन्द्र शाह ने खुलकर इसका विरोध किया था और नेपाल की जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भारत का गुलाम जो है कह डाला था। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका रुख जो है चाइना के प्रति ज्यादा देखा जा सकता है, तो भारत के झुकाव जो है काफी ज्यादा कठोर माना जा रहा है। जैसा कि शायद आपने अभी तक जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखा भी होगा कि बालेन्द्र शाह ने किस प्रकार से एक नया मैप जारी करके उसके सामने फोटो खिंचवाया था और एक ग्रेटर नेपाल का जो ख्वाब देखा था ताकि उसको भारत का कुछ हिस्सा काट कर जो है ग्रेटर नेपाल बनाया जा सके, और इसकी वजह से यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या नेपाल में जो है एक बार जो है फिर से मुस्लिमों को बैन कर दिया गया है? दोस्तों, यह खबर पूरी तरीके से फेक है और लगभग यह जो बताया जा रहा है वह पूरी तरीके से यह न्यूज एक अफवाह के रूप में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। क्योंकि नेपाल भी एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, मतलब वहां पर सभी धर्मों की समान रूप से आजादी है। क्योंकि मुस्लिमों की संख्या लगभग 5.09% वहां पर आबादी है, तो ऐसे में कोई भी दिक्कत मुसलमानों को लेकर वहां पर नहीं है। सोशल मीडिया पर जितने भी खबरें फैलाई जा रही हैं वह भ्रामक है, तो ऐसे में आप किसी के झांसे में ना आए। सच्चाई यह है कि वहां पर ऐसे कोई भी कदम नहीं उठाए गए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जितने भी कठोर कदम भारत के खिलाफ जो है बालेन्द्र शाह द्वारा उठाया जा रहा है वह क्या सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।